बारिश ज़्यादा ही पड़ रही थी। गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। सड़क पर कभी कभी ऐसा महसूस होता कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। ये मूसलाधार बारिश थी, लेकिन मेरे दोस्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बार बार मजाक किए जा रहे थे कि तुम गाड़ी सही से नहीं चला रहे, या किसी पहाड़ी से नीचे गिरकर हम मर जाएंगे। और ये बात करके वो हंसने लगते। कभी कभी तो वो कहते कि तुझे गाड़ी चलानी आती ही नहीं, तो मैं गुस्से में कह देता तो चलाओ, खुद ही चलाओ, स्टीयरिंग छोड़ दूंगा मैं। लेकिन मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। ऐसी मूसलाधार बारिश में पहाड़ों में मैंने कभी गाड़ी को नहीं चलाया था, और वैसे भी ये जंगली रास्ता था। मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, ना आसपास कोई शहर, ना कोई छोटा गांव। मैं गाड़ी को रोकना चाहता था, क्योंकि हो सकता है यहाँ हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। और ऊपर से अगर आपके साथ दोस्त ऐसे हों जो बार बार मजाक कर रहे हैं और आपका ध्यान भटका रहे हैं, तो गड़बड़ होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था। हम कॉलेज ट्रिप को छोड़कर एक साथ पांचों अपनी अलग ट्रिप निकालने के लिए निकले थे। अरे, मैंने अपने दोस्तों के बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम समीर है और हम 5 दोस्त, यानी कि बलदेव, मीरा, अंकुश और त्रिशा, हमने सोचा कि हम कॉलेज ट्रिप में नहीं जाएंगे, बल्कि अलग घूमने के लिए पहाड़ों में जाएंगे। इसीलिए मेरी गाड़ी थी। हम पांचों इस गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। 5 दिन हम यहीं पर रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और पहाड़ों में मज़ा बहुत आता है। लेकिन हमने जो चुनाव किया था, ये रास्ता थोड़ा लंबा था और हमें नहीं पता था ये रास्ता इतना वीरान होगा। मैंने कहा था रात के वक्त सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं, मैं रात के वक्त ड्राइव करूंगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि बारिश शुरू हो जाएगी, और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ कि दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। गाड़ी मुझे धीमी चलानी पड़ रही थी, और अब तो थोड़े थोड़े मेरे दोस्त भी डरने लगे थे। अचानक ही एक खड्डा आया जिसमें टायर थोड़ा सा फंसा। गाड़ी थोड़ी सी हिली थी, ज़्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मैं महसूस करने लगा था कि एक तरफ गाड़ी झुक रही है। हो सकता है टायर पंक्चर हो चुका हो। मैंने एक तरफ गाड़ी रोकी, फिर टायर को देखा। सच में टायर पंक्चर हो चुका था। अब मैं सोच में पड़ा हुआ। गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर नहीं था। मैंने अपने दोस्तों को कहा, गाड़ी चलाने में परेशानी होगी, हवा कम होती जा रही है, मुझे लगता है टायर पंक्चर हो चुका है। पता नहीं, खड्डे में जब गाड़ी पड़ी उसके बाद से मुझे लग रहा था गाड़ी झुक रही है। तब बलदेव ने कहा, तो ऐसा करते हैं ना, कहीं गाड़ी रोकते हैं, कोई मैकेनिक मिल जाएगा ना। मैंने कहा, पागल हो, हम पहाड़ों में हैं, ये बहुत लंबा रास्ता है, पूरी तरह से सुनसान। मैंने गूगल मैप्स में देखा था, रास्ते में हमें कोई मिलने वाला नहीं। तो ऐसा करते हैं, मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर कोई भी मिला, कोई घर, कोई दुकान, कोई ढाबा, तो मैं गाड़ी वहाँ पर रोक लूँगा। मेरे दोस्त मान चुके थे। मैं गाड़ी चलाने लगा। तभी हमारी किस्मत चमकी। आगे एक छोटा सा गांव नज़र आया। मैं उस गांव की तरफ गाड़ी घुमाना चाहता था, क्योंकि सड़क से उतरकर उस गांव की तरफ जाने का रास्ता था। लेकिन अंकुश कहने लगा, अरे छोटा सा गांव है यार, रुकेंगे कहाँ पर, गाड़ी तो वहाँ पर रोक लेंगे, लेकिन वहाँ रुकने का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ कोई कमरा नहीं मिलेगा, तो क्या भीगेंगे बारिश में। चल चल आगे, कोई ना कोई घर वगैरह कुछ दिख जाएगा रास्ते पर, वहाँ होटल वगैरह में रुकेंगे। तो मैं गाड़ी चलाने लगा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। गाड़ी चलाते चलाते आगे सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ, और पेड़ गिरने के कारण वो रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन फिर एक शॉर्टकट नज़र आया, जंगल के बिल्कुल बीच से निकलकर जाने का एक छोटा सा रास्ता। वैसे भी गूगल मैप में वो रास्ता साफ नज़र आ रहा था, तो मैंने गाड़ी उस तरफ घुमा ली, और वहाँ पर एक घर दिखने लगा था। दूर से तो वो छोटा घर लग रहा, लेकिन जब उस रास्ते से हम उसके करीब पहुँचे तो ये एक बड़ी हवेली थी। और हवेली को देखने के बाद मेरे दोस्त कहने लगे, गाड़ी हमें रोक लेनी चाहिए। वैसे भी टायर पूरी तरह से नीचे धंस चुका था, गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। और मैंने अपने दोस्तों को कह दिया
टायर कभी भी रिम से उतर सकता है। उस हालात में पहाड़ों में हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। गाड़ी तो रोकनी ही होगी। मैंने थोड़ी जिद की तो उस हवेली के आगे मैंने गाड़ी को रोका। हवेली की कई खिड़कियां थी। ये बहुत ज्यादा बड़ी 5 मंजिला हवेली लग रही, लेकिन पुराने जमाने की, और ऊपर थोड़ी लाइट्स भी जल रही, यानी कोई ना कोई अंदर तो होगा। क्योंकि इतनी बड़ी हवेली है तो ये किसी अमीर की हवेली होगी। रुकने के लिए हमें जगह भी मिल ही जाएगी और हम कुछ ना कुछ रुपए ऑफर करेंगे और थोड़ा रुककर दिखाएंगे कि हम घूमने के लिए आए थे, मुसीबत में पड़ गए। तभी हम गाड़ी से निकलने वाले थे और पास में कहीं बिजली गिरी होगी। बिजली गिरने की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज थी। बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ आपकी हड्डियों को भी कड़कड़ा देती है। एक बार शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज सी हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग जानता है बिजली गिरने पर जान भी जा सकती है, तो डरना तो जायज़ बात है। हम गाड़ी के अंदर ही थे। फिर त्रिशा बोलने लगी, चलो फिर देखते हैं, सामने वाले दरवाजे पर खटखटाते हैं, कोई ना कोई अंदर तो होगा ही। लाइट्स चल रही हैं ऊपर, लगता है घर के अंदर कोई मौजूद ज़रूर है। हम गाड़ी से बाहर निकले और मैंने गाड़ी एक पेड़ के नीचे लगाई थी। इसी कारण गाड़ी के ऊपर पानी कम पड़ रहा, लेकिन सच में बारिश मूसलाधार हो रही और बारिश के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। हम पांचों के पांचों गाड़ी से बाहर निकले और उस हवेली की तरफ देखने लगे। ये एक संयोग था कि जिस समय हम पांचों उस हवेली की ओर देख रहे थे, हवेली के ऊपर एक छोटा सा खंबा लगा हुआ, लोहे का खंबा, बिल्कुल उसके शिखर पर, और उसके ऊपर बिजली पड़ी। इतनी जोरदार बिजली गिरी, इतने करीब, ऐसा लगा हम मरने वाले हैं। हम डर गए, जिसके बाद हम पांचों के पांचों दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे के करीब बारिश थोड़ी कम हो रही थी। ऊपर की तरफ शेड थोड़ी आगे की तरफ थी। इसी कारण हम उसके नीचे खड़े दरवाजे को खटखटाने लगे। दरवाजे के ऊपर लोहे का एक कुंडा लगा हुआ था। मैंने हाथ से पकड़कर दरवाजे पर जोर जोर से मारा। आवाज ज्यादा हुई, लेकिन दरवाजे को किसी ने नहीं खोला। 2-3 बार मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन दरवाजे को किसी ने खोला ही नहीं। जिसके बाद मैंने जोर से धक्का देना चाहा कि अंदर कोई है, शायद सो रहा होगा, क्योंकि वक्त 11 बजे का है तो उठ जाएगा, आवाज ज्यादा करनी होगी। लेकिन जब मैंने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, वो दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुलने के कारण हमें हवेली अंदर से बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। और हवेली को अंदर से देखने के बाद यह भी साफ हो गया कि इस हवेली में तो कोई रहता नहीं होगा। अंदर फर्नीचर भी पड़ा हुआ था, पुराना सामान भी पड़ा हुआ था, और उस सामान के ऊपर मिट्टी इतनी ज्यादा थी, ये हमें बयां कर रही थी कि इस हवेली में कोई नहीं रहता। लेकिन ऊपर खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी जरूर आ रही है, शायद लाइट्स चल रही होंगी, लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। टॉर्च मेरे पास ही थी, इसी कारण हम अंदर देख पा रहे, और बार बार बाहर बिजली पड़ रही थी कहीं, इसी कारण उसकी रोशनी भी यहां पड़ती और हमें डरा कर रख देती। मेरे सारे दोस्त अंदर आ चुके थे और मैंने कहा, दरवाजे को बंद कर दो, अगर कोई यहां हुआ भी हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि हम कोई चोरी करने के लिए नहीं आए हैं, और वैसे भी हम कोई चोरोचक्के लग रहे हैं। बाहर बिजली बहुत ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ा डर सा लग रहा था, तो दरवाज़ा थोड़ा बंद ही कर दो। हमने दरवाजे को बंद किया। अंदर पूरी तरह से सन्नाटा था। वो हवेली का जो मेन दरवाज़ा था वो बहुत ज़्यादा मोटा था। दरवाजे को बंद करने के बाद बाहर की आवाज़ अंदर बहुत ही कम आ रही थी, इसीलिए अब थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा। अंदर से वो हवेली बड़ी भयानक लग रही थी। यकीन कीजिए, सामने टंगे हुए हिरण और जानवरों के सर, अजीबोगरीब पेंटिंग्स, एक तरफ डाइनिंग टेबल पर रखा वो खाना जो सड़ा हुआ था और उससे बदबू आ रही थी। ऐसे ही और भी बहुत सारा सामान पड़ा, और हर एक सामान धूल से पूरी तरह से जमा हुआ था। हम सबको डर लग रहा था, सिवाय बलदेव के। बलदेव भागकर वो डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी को खींचकर उस पर बैठ चुका था
और मजाक मजाक में कहने लगा, आओ बैठो, खाना सजा हुआ है, खाना खाना शुरू करो ना, देखो हमारा कैसे स्वागत किया गया है। और मैंने बलदेव को कहा, देखो ये मजाक की बात नहीं है, देखो सही अंदर से ये हवेली लग कैसी रही है। ऐसा लगता है जैसे खाना सजा हुआ था और अचानक लोग यहाँ से चले गए और उसके बाद इस हवेली का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। देखो तो सही सामान कैसे टिकाया गया है। अंकुश भी यही कह रहा था और लड़कियां तो काफी ज्यादा डरपोक थी, वो तो हमारे पीछे छिपी हुई। और त्रिशा भी बोल पड़ी, पुरानी हवेली लगती है, फिल्मों में ऐसी हवेलियां ही दिखाई जाती है ना, जहां एक भूत छिपा होता है और ऐसी ही रात होती है जब कोई यार रुकता है मजबूरी में। हमारे हालात भी तो बिल्कुल वैसे ही हैं, यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। इस बात पर बलदेव ने जोर से आवाज लगाई, जी कोई है, देखिए हम चोर नहीं हैं, हम पहले ही कह रहे हैं हम मुसीबत में हैं जी, मदद के लिए आए हैं, क्या कोई जवाब देगा। ये आवाज उस हवेली में बहुत ज्यादा गूंजी थी, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मैं बलदेव को शांत करवाने लगा, देख बलदेव तू मजाक बहुत ज्यादा करता है, मजाक की भी कोई हद होती है। देख हम अनजान जगह पर हैं, इसीलिए चुपचाप सब यहीं पर बैठे रहेंगे। मैं कहता हूँ रात बीतने का इंतजार करते हैं, उसके बाद बाकी देखते हैं, सुबह तक शायद बारिश भी रुक जाएगी, अब हम भीगेंगे नहीं, सुरक्षित हैं। लेकिन बलदेव रुकने वाला नहीं था, बल्कि वो कुर्सी से उठा और उसके बाद कहने लगा, यार ये भूतिया हवेली लगती है, चलो खंगालते हैं, देखते हैं इस हवेली में है क्या, ऐसा क्यों लग रहा है यार, यहाँ कोई खजाना मिल जाएगा, देखें। मैंने कहा तू पागल है, जबकि अंकुश भी बलदेव को डांट रहा था। लेकिन बलदेव मानने वाला कहाँ था। एक एक करके वो अलग अलग कमरों के दरवाजों को खोलने लगा। वो दरवाजे जब खोलते बड़ी भयानक आवाज करते, बिल्कुल जैसे कोई डरावने दरवाजे की आवाज होती है फिल्मों में। उन कमरों के अंदर बेड सजे हुए थे, सामान रखा गया था और एक ऐसा बेडरूम था जो सबसे ज्यादा बड़ा था। वहां पर जो बेड लगा था वो 10 फुट बाय 10 फुट का था और मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बेड कभी नहीं देखा। उसके ऊपर चमकीला झूमर लगा हुआ और वो बेड के ऊपर सफेद चादर थी जो पूरी तरह से भूरे रंग की हो चुकी थी मिट्टी के कारण। और उस बेड के ऊपर एक प्लेट में ऐसे सजाया गया सड़ा हुआ खाना था, ये भी ऐसे लग रहा जैसे किसी को खाना दिया गया हो और उसके बाद बर्तन उठाए ही नहीं गए और कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग इस हवेली को छोड़कर चले गए। सोचकर देखिए हालात कैसे रहे होंगे। मेरे दिमाग में भी अजीब अजीब ख्याल आते जा रहे थे, लेकिन हम में से कोई भी भूत प्रेत पर यकीन करने वाला नहीं था। और खास तौर पर बलदेव, जो बहुत ज्यादा मजाक किए जा रहा, वो तो हाथ मार मार कर चीजों को गिरा रहा था। वहां ज्यादातर पीतल के बर्तन ही पड़े हुए और हर कमरे में या तो लकड़ी का सामान था या पीतल का सामान था और वो हर एक सामान को उठाकर देख रहा कि पीतल ही है या सोना है और फिर उस सामान को गिराता भी, जिससे बहुत ज्यादा आवाज होती। अब तक अगर कोई हवेली में होता तो यहां आ चुका होता। ये तो साफ है कि इस हवेली में कोई रहता नहीं, क्योंकि मिट्टी पर हमारे पैरों के निशान छप रहे थे और यहां हमारे पैरों के निशानों के सिवा और कोई निशान नहीं थे। फिर ऊपर जो रोशनी चल रही है, क्या हमें देखना चाहिए? ये बलदेव ने थोड़ा घबराते हुए पूछा था। वो हमसे इजाजत चाहता था। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन ऊपर जाकर देखना ये सही नहीं होगा। सबने मना किया और जब हम मना किया करते थे बलदेव मानता नहीं था। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगा और ऊपरी मंजिल पर जैसे ही वो पहुंचा, उसकी चीख ने हमें डरा कर रख दिया। वो ना सिर्फ चीखा था बल्कि उसके बाद कराहने लगा था और आवाज लगाने लगा था, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, दर्द हो रहा है। हम भी भागे भागे उसके पास गए और जैसे ही मेरा ध्यान बलदेव पर पड़ा, वहां मिट्टी में एक फुट ट्रैप रखा गया था और बलदेव ने उस फुट ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया था। ये जानवरों को पकड़ने के लिए फुट ट्रैप होता है और इसे खोलना इतना आसान नहीं होता। और जब इसमें किसी का पैर फंसता है तो इसमें तेज धार तीखी नोक बनी होती है जो पैर में धंस जाती है। और ऐसा ही कुछ बलदेव के साथ हो चुका था। बलदेव की पैर की हड्डी शायद टूट चुकी थी। वो फुट ट्रैप इतनी जोर से बंद हुआ
हमें साफ नजर आ रहा। जिसके बाद लड़कियां तो चीखने लगी थी, लेकिन मैं और अंकुश जल्दी से अपने हाथों से उस फुट ट्रैप को खोलना चाहते थे ताकि बलदेव का दर्द कम हो। हमने उस फुट ट्रैप को खींचा और किसी तरह से बलदेव के पैर को उससे बाहर निकाला। बलदेव बहुत बुरी तरह से रो रहा था, जबकि मैं उसे समझा रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, देख, डर मत। पैर साफ तौर पर हमें नजर आ रहा। उसकी हड्डी टूट चुकी थी और हालात बद से बहुत बदतर होते जा रहे। खून काफी ज्यादा बहने लगा था और हमारे पास खून रोकने के लिए कुछ नहीं था। गाड़ी में हम फर्स्ट एड किट तक लेकर नहीं आए थे, इसीलिए मैं इधर उधर झांकने लगा। मुझे कोई कपड़ा चाहिए था और ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में मुझे कपड़ा जरूर नजर आया, लेकिन पैर रखते वक्त मैं 1000 बार सोच रहा, आखिर एक हवेली के अंदर जानवरों वाला फुट ट्रैप कौन लगाता है? शायद ये चोरों के लिए लगाया गया होगा, लेकिन हम तो अनजान थे और बलदेव की ये गलती थी, उसे शायद उसकी सजा मिली। मैंने बड़े ध्यान से वो कपड़ा उठाया और मैं भागा भागा आया और बलदेव की टांग पर वो कपड़ा जोर से बांध दिया ताकि ज्यादा खून न बहे। खून भले ही थोड़ा थोड़ा रुकने लगा था, लेकिन हड्डी टूट चुकी थी और अब हो सकता है थोड़ा थोड़ा खून बहता रहे, ये जान के लिए खतरा हो सकता है। फिर मैंने सबको कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा करते हैं, गाड़ी लेकर जो पीछे गांव था ना, गांव की तरफ जाते हैं। कोई ना कोई वैद्य होगा, डॉक्टर होगा, गांव है, कोई ना कोई तो होगा ना जो मदद करेगा। ऐसे मुसीबत पड़ सकती है। बलदेव देख, तेरी हालत बहुत बुरी है। बलदेव भी अब मान चुका था, इसीलिए हमने बलदेव को नीचे खींच कर लाया और उसके बाद मैं जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता था। फिर से हवेली के ऊपर बिजली गिरी और बड़ी भयानक बिजली गिरी थी। मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बैटरी डेड ही हो गई हो। मैंने जितनी कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही। 10 मिनट तक मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता ही रहा और मेरे सभी के सभी साथी उस हवेली के दरवाजे पर ही खड़े थे। फिर मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी की बैटरी चेक की। पता नहीं क्यों बैटरी काम ही नहीं कर रही थी। पानी पड़ने के कारण ऐसा तो नहीं होता, और वैसे भी बैटरी पर थोड़ा थोड़ा ही पानी आया था। मैंने जितनी भी कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। अब गाड़ी को डायरेक्ट करना पड़ता, लेकिन उसके लिए कोई और गाड़ी भी चाहिए थी। अब गाड़ी को चलाना कोई आसान काम नहीं था, और वैसे भी हमारे लिए ये इमरजेंसी थी। तो मैं वापस हवेली के अंदर आया। सब मुझसे सवाल पूछ रहे थे। बलदेव तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुका था। मीरा पूछने लगी, क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा, पता नहीं, बैटरी काम ही नहीं कर रही है। नहीं तो बैटरी थी, पिछले साल ही तो डलवाई थी। अब मुझे लगता है गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। दिन के वक्त कुछ हो सकता है, अब रात में मैं क्या करूं? फिर हम सब घबराए हुए थे, और वैसे भी चोट ज्यादा लगी थी बलदेव को। इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता था, तो हमें जो करना था जल्दी करना था। लड़कियां तो बार बार चीख कर कह रही थी, कुछ करो, बलदेव की टांग देखो ढीली ढीली हो रही है। मैंने कहा, क्या करें, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अंकुश ने कहा, वो गांव जो पीछे था ना, ज्यादा दूर तो होगा नहीं, 1 से 2 किलोमीटर होगा ना, तो हम चलकर वहां तक जा सकते हैं। तब बलदेव कहने लगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। और सच में उसे ऐसे उठाकर वहां तक ले जाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि बारिश में तो ज्यादा परेशानी होती। इस पर अंकुश ने कहा, देख समीर, ऐसा करते हैं, हम दोनों उस गांव में जाकर आते हैं। वहां कोई ना कोई तो मिलेगा, फर्स्ट एड किट मिले या कोई ऐसा जिसको इसके बारे में पता हो। हड्डी टूटी है यार, कम से कम इन्फेक्शन तो नहीं होगा। कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी तो होगी ना वहां पर। हमें वहां पर जाकर आना होगा, लोगों से बात तो करनी होगी, हमारे लिए ये इमरजेंसी है। जबकि बलदेव कह रहा था कि मुझे यहां पर मत छोड़ो, लेकिन हमें वहां पर जाना ही था। बलदेव को हमने मीरा और त्रिशा के पास छोड़ा, और वो हवेली के अंदर ही थे। हमने उन्हें कह दिया कि तुम बेडरूम में रुको, कोई बात नहीं, या कोई नहीं है, हम बस गांव से किसी न किसी को लेकर आते हैं। मैं और अंकुश बारिश में, हमारे पास एक छतरी थी और हमने शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की।
अब तो हमारे मोबाइल भी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर कोई भी टावर नहीं था। हम चलने लगे उसी सड़क के रास्ते से। हम अपने चलने की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन बारिश के कारण हमारे पैर भी फिसल रहे थे और यहाँ मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा थी और कुछ जगह सड़क टूटी हुई। बीच बीच में हवा का झोंका आता और हमें अपनी छतरी को संभालने में परेशानी होती, लेकिन हमें तो चिंता बलदेव की थी, इसीलिए हम तेजी से चलते गए। कम से कम 20 से 25 मिनट लगे होंगे। हमें वो गांव दिखने लगा था, लेकिन ये एक पहाड़ी एरिया था, इसीलिए अगर कोई चीज़ आपको नज़र आती है तो वहाँ तक पहुँचने में घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो जगह असल में दूर होती है, सिर्फ दिखती ही करीब है। अगले 15 से 20 मिनट हमें उस गांव तक पहुँचने में लग गए। जब हम गांव में पहुँचे, एक तो आधी रात का वक्त था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला हुआ था। दूसरा, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। हमने सबसे पहले वाले घर में दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। हम ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे। उस घर से एक आदमी बाहर निकला और हमें देखकर वो डर चुका था, जबकि हम जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला थोड़ा पीछे हो गए ताकि हम अपनी परेशानी बता पाए। हमने कहा, अंकल देखिए, हमारे दोस्त को चोट लगी है, उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, क्या आप मदद करेंगे? वो आदमी बड़ा ही अच्छा था। उसने हमारी घबराहट को समझा और फिर कहने लगा, अच्छा क्या हुआ, सड़क पर? हमने कहा, जी जी सड़क पर। क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर होगा, वैद्य होगा, कोई ऐसा? हमें उसकी ज़रूरत है। आज रात किसी तरह से बस खून ना बहे, वो संभाल ले। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अच्छा तो ऐसा करते हैं, जयंत के पास जाते हैं। वो गांव में ना छोटी दुकान ही चलाता है और वो डॉक्टर ही कहलाया जाता है। वैसे तो केमिस्ट है, लेकिन वो मदद कर सकता है, उसे सब कुछ पता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जयंत के पास लेकर जाता हूँ। हम हड़बड़ी में थे, जबान हमारी भी कांप रही थी, सही से हम भी समझा नहीं पा रहे थे और वो आदमी आगे आगे बढ़ने लगा, हम भी उसके पीछे पीछे। अब तो छतरी भी हमने बंद ही कर दी थी। भले ही हम भीग रहे थे, लेकिन वो आदमी भी अगर भीगता हुआ बढ़ रहा है और हम छतरी के नीचे भीगे होने के बावजूद भी ये नाटक करना नहीं चाहते थे। हम चिंतित थे बलदेव को लेकर, जिसके बाद वो आदमी हमें एक दुकान के पास लेकर गया। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ 5-7 दुकानें बनी हुई थी। उनमें से एक दुकान थी, शायद ये किसी केमिस्ट की दुकान थी। उसने पास वाले उस दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। जोर जोर से आवाजें लगाने लगा था, जयंत खोल, जयंत तेरी जरूरत है, जयंत। एक लड़का जिसकी उम्र 20-22 साल होगी, वो बाहर की तरफ निकला। उस बूढ़े आदमी से वो बात करने लगा, जबकि हम थोड़ा पीछे ही खड़े हुए थे। फिर वो लड़का अंदर गया और उसने एक बैग निकाला, रेनकोट पहना और फिर आगे की तरफ बढ़कर हमारे करीब आया और कहने लगा, क्या हुआ, वो सड़क पर दुर्घटना हो गई? हमने कहा, हाँ, वो सड़क पर नहीं, वो आगे हवेली में। ये बात सुनते ही वो लड़का, उसका तो चेहरा ही उतर गया और वो बूढ़ा आदमी भी घबरा चुका था। फिर उन्होंने हमें घर के अंदर बुलाया, क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बात करने में भी परेशानी हो रही थी। हमें उन्होंने घर के अंदर बुलाया और फिर वो लड़का पूछने लगा, पूरी बात बताओ पहले, कहाँ से आए हो तुम, कहाँ पर हुई है दुर्घटना, कहाँ पर है जिसको चोट लगी है? हमने पूरी बात बताई कि हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। पहले हम यहीं पर रुकना चाहते थे, लेकिन दोस्त माने नहीं, तो हमने आगे गाड़ी लगाई जहाँ पर वो हवेली थी। फिर हम हवेली के अंदर चले गए, लेकिन वहाँ पर किसी ने फुट ट्रैप लगाया हुआ था। हम तो बस रुकने के लिए गए थे, कोई गलत इरादा नहीं था हमारा, लेकिन वो लड़का थोड़ा शरारती है, तो उसने फुट ट्रैप पर पैर रख दिया। पैर की हड्डी उसकी टूट चुकी है, खून भी ज़्यादा बह चुका है। ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का घबराए घबराए कहने लगे, तुम पागल हो, उस हवेली में क्यों गए? सड़क से उतरकर नीचे वाले रास्ते से, तुम्हें उस हवेली की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, पागल हो तुम। मैंने कहा, पागल की बात नहीं है, रास्ते पर पेड़ पड़ा था ना, बताया ना मैंने आपको, तो आगे जा नहीं सकते थे, टायर पंक्चर था, हमें लगा यहाँ रुकना चाहिए, बिजली बार बार गिर रही थी, खतरा ज़्यादा था। उसने कहा, सड़क पर खतरा नहीं था, गाड़ी थी तुम्हारे पास,
सड़क पर गाड़ी रोक लेते, रात गुजर जाती। हवेली में नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता, वो कोई साधारण हवेली नहीं है। उसे पिशाचवाड़ा कहा जाता है, यहाँ की सबसे खौफनाक जगह। पिशाचवाड़ा क्योंकि वहां पर एक पिशाच रहता है और वो पिशाच शिकार भी करता है, एक शैतान की तरह है। वो तो हमसे भी दूरी बनाने लगे थे। वो पीछे पीछे हटने लगे। तुम उस हवेली से बाहर कैसे निकल आए? उनकी बातें काफी ज्यादा खौफनाक हो रही। फिर उन्होंने आवाज लगाई और आसपास के घरों से कई लोग बाहर आ चुके थे। वो हमें अपने घर से बाहर भगाने की कोशिश कर रहे और हम उन्हें कह रहे कि हमारा दोस्त मुसीबत में है। कोई भी हमारी मदद करना नहीं चाहता था, बल्कि गांव का मुखिया हमारे पास आया और कहने लगा, तुम उस हवेली से निकल चुके हो, वापस उस हवेली की तरफ मत जाना। तुम जिंदा बच गए, वरना उस हवेली से जिंदा कोई बचकर बाहर नहीं आता। उसे पिशाचवाड़ा कहा जाता है क्योंकि वहां पिशाच रहता है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारे 3 दोस्त उस हवेली में है और एक दोस्त को बहुत ज्यादा चोट लगी है, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए हमने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, कम से कम हमें ऐसी चीजें तो दे दो जिससे उसका इलाज हम ही कर सके। तो वो लड़का जो वहां दुकान चलाता था दवाई की, उसने हमें कुछ दवाइयां दी, पट्टी दी, इंजेक्शन दिए और हमें देकर वो कहने लगा, जल्द से जल्द वहां चले जाओ, अपने दोस्तों को बाहर निकाल लो। शायद पिशाच को अब तक पता नहीं लगा होगा। अगर उसे पता लगा तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर उन्होंने हमें जाने के लिए कह दिया। घर से बाहर निकालकर हर किसी ने अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था। वो उस पिशाचवाड़े से बहुत ज्यादा डरते थे। गांव में ऐसी किंवदंतियां होती ही हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने हमारी मदद तो की। पट्टी, इंजेक्शन, दवाई सब कुछ दे दिया था और इन्हीं सब चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। फिर हम जल्दी जल्दी उसी हवेली की तरफ भागने लगे थे। हमें पता नहीं था वहाँ जाकर हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन गांव वाले अंधविश्वास में यकीन करते हैं। हम शहर के रहने वाले, हम पढ़े लिखे, हम इन बातों पर यकीन नहीं किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद अंकुश बार बार मुझसे पूछे जा रहा, वो पिशाच के बारे में क्या कह रहे थे, और वैसे भी वो हवेली बहुत ज्यादा बड़ी है, ऊपर लाइट्स चल तो रही थी। अचानक बिजली के कड़कने की आवाज आई। वो बहुत ही जबरदस्त बिजली की आवाज थी। उसने हमें डरा दिया। फिर हम भागने लगे थे। हम जल्दी से उस हवेली तक पहुंचना चाहते थे। भागते भागते हम हाँफने लगे थे, लेकिन हवेली तक हम पहुंच ही गए। जैसे ही हमने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जैसा कि गांव वालों ने कहा था, हम भागे भागे बेडरूम तक पहुंचे और मैंने तो जल्द से जल्द बलदेव के पट्टी करना शुरू कर दी। उसकी टांग में इंजेक्शन भी लगाया गया, उसे दवाई भी दे दी थी और खून रोकने के लिए जिस तरफ मांस फटा हुआ था, मैं टांके लगाने लगा था। मैं जानता हूं मैं इसमें माहिर नहीं था, लेकिन हमें सिर्फ खून को रोकना था और ये रात किसी तरह से निकालनी थी। दिन के वक्त तो हालात अच्छे होते। वो बेड पूरी तरह से खून से सन चुका था। इसके बाद सब जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए शांत होने लगे और वो दवाइयाँ जिनमें कुछ पेन किलर्स भी थी, शायद बलदेव को उसी कारण थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। अब शांति का एहसास और मैंने वक्त देखा, 1:30 बजे का वक्त हो चुका था। हम बलदेव के आसपास बेड पर ही बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे, जिसके बाद अंकुश ने उन्हें बताना सही समझा, जबकि मैं तो अंकुश को रोके जा रहा था। मैंने कहा, अंकुश मत बता। अंकुश कहने लगा, तुम्हें पता है गांव वाले इस हवेली के बारे में क्या कह रहे थे? तब मीरा ने कहा, क्या कह रहे थे, बताओ हमें भी। उसने कहा, इसे पिशाचवाड़ा कहा जाता है। मीरा ने कहा, पिशाचवाड़ा? और यकीन कीजिए, मीरा ने पिशाचवाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया था और एक चीखने की आवाज आई जो पूरे के पूरे हवेली में गूंज गई थी। ये किसी इंसान के चीखने की आवाज थी
जबकि हम जो सोच रहे थे इस हवेली में सिर्फ हम ही हैं, पांचों के पांचों बेडरूम में थे और ये आवाज तो बाहर से आई थी। इस आवाज से बलदेव भी, जो नींद में जा चुका था, उठ गया और फिर कहने लगा, ये क्या था, ये क्या था? हमने बलदेव को समझाया, कुछ नहीं, ये आवाज आई है, ऐसा लगा जैसे कोई चीखा, हो सकता है ऊपर हवा के कारण कोई चीज गिरी हो। बलदेव ने कहा, वो नहीं, मुझे यहाँ एक बूढ़ा आदमी नजर आया था, अजीब सा, बहुत ज्यादा बूढ़ा, जैसे 200 साल का हो, बैठ के सामने खड़ा था, वो तुम्हें मार रहा था, सबको मार रहा था। हमने कहा, डरो मत बलदेव, देखो कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस आवाज आई थी और लगता है तुमने सपना देखा है। बलदेव कह रहा था वो सपना नहीं था, वो बिल्कुल सच की तरह था, उसे कुछ नजर आया था लेकिन सपने में, यहां पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि फिर ऊपर से कोई चीखने की आवाज तो नहीं आई, लेकिन कराहने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बूढ़ा कराह रहा हो, मदद मांग रहा हो, उसे दर्द हो रहा हो। यह आवाज बार बार ऊपर से आती जा रही थी। त्रिशा कहने लगी, ये क्या है, ये कोई पिशाच तो नहीं? तब अंकुश ने कहा, नहीं, पिशाच नहीं, ऐसा लगता है जैसे यहां पर कोई आए, ये किसी इंसान की आवाज ही लगती है। मैंने तब डर को खत्म करने के लिए अंकुश को कहा, अंकुश चल ऊपर देख कर आते हैं, लेकिन लड़कियां मना कर रही थी। मैं खुद ऊपर जाकर देखना चाहता था, क्योंकि जब किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, डर को खत्म करने का तरीका उससे लड़ना ही होता है। इसीलिए मैंने अंकुश को अपने साथ लिया और हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने लगे। यकीन कीजिए, ये हवेली इतनी ज्यादा बड़ी थी कि हर कोने तक जाना एक असंभव काम था। रात बड़ी जरूर थी, लेकिन इस रात से भी ज्यादा बड़ी ये खौफनाक हवेली थी। ऊपरी मंजिल से आ रही आवाज, वो सामने वाला कमरा खुला था और अंदर ऐसा लग रहा कुछ मोमबत्तियां लगाई गई हों, जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई पड़ी थी। अंकुश मना कर रहा कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, देखो, गांव वाले बेवजह डरा रहे थे, मुझे लगता है यहां पर कोई रहता है, और कई बार गांव वाले ऐसे ही होते हैं, अगर किसी के घर में कोई मेहमान आए और उसे वो पसंद नहीं करते तो जानबूझकर कहानियां बनाने लगते हैं। चलो जाकर देखते हैं। मेरे साथ अंकुश था, मेरे पीछे पीछे, और हम जब उस कमरे के अंदर झांकने लगे, वहां बहुत ज्यादा मोमबत्तियां पड़ी हुई थी और ऐसी चीज हमने पहले कभी नहीं देखी थी। कम से कम 100 मोमबत्तियां होंगी जो आसपास दीवारों पर चिपकाई गई थी, अभी जलाई गई लग रही, और बिल्कुल बीचों बीच एक ताबूत पड़ा था, एक बिल्कुल चौकोर आकार के पत्थर के ऊपर, और उस ताबूत में एक बूढ़ा आदमी था जो कराह रहा था। वो दर्द के मारे कराह रहा, लेकिन एक ताबूत में क्यों लेटा हुआ है? अगर वो खुद नहीं लेटा है, किसी और ने लेटाया है क्या? अगर ऐसा है तो यहां उसके सिवा कोई और भी मौजूद होगा। अंकुश मुझे पीछे से खींच रहा, चल चल चल, कुछ गड़बड़ लगती है, ताबूत पे क्यों लेटा है, इसे पिशाचवाड़ा ही तो कहा जाता है। मैंने कहा, अंकुश रुक, हमें उससे पूछना चाहिए, वैसे भी हम इस हवेली के बारे में कुछ नहीं जानते। गांव वाले वैसे भी रात के वक्त डरे हुए लग रहे थे, आवाज लगाकर जानते हैं। मैं अंकुश के साथ बात कर रहा था, मेरा ध्यान उस कमरे की तरफ था ही नहीं। कराहने की आवाज कब बंद हो चुकी थी मुझे पता ही नहीं चला था। मैं अंकुश की तरफ देख रहा और अंकुश मेरी तरफ देख रहा। अचानक बहुत झक्का सा हो गया, उसका चेहरा उतर गया, उसके सफेद पड़ रहे होंठ मुझे साफ नजर आ रहे थे, उसकी फटी हुई आंखें ऐसे खुली थी जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ गया हो। उसने कुछ ऐसा देख लिया था कि उसका मुंह भी खुल चुका था और वो मेरे कान की तरफ देख रहा। ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, उसका ध्यान पूरी तरह से उस तरफ है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा आदमी जो उस ताबूत में था अब मेरे पीछे खड़ा था, और अब वो कराह नहीं रहा, वो बीमार नहीं लग रहा। भले ही वो बहुत ज्यादा बूढ़ा, 100 साल तो उम्र लगी ही रही होगी उसकी, क्योंकि झुर्रियां उसके शरीर पर बहुत ज्यादा थी और उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे जो शायद जलने के कारण उसके शरीर से चिपके हुए थे। मुंह लंबा था उसका,
झुर्रियों से भरा पड़ा और उसकी वो सफेद आंखें, और फिर वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बड़ी भयानक थी और उसकी आंखें लाल लाल होने लगी। धीरे धीरे वो पहले 5 फुट के करीब का था, कुबड़ सा निकला हुआ बूढ़ा, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराने लगा उसका कद हमारी आंखों के सामने 7 फुट हो गया। अंकुश चीख कर भागा था और मुझे भी लगा ये एक भयानक दृश्य है। वो अपना रूप बदलने लगा था। जब आप जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखते हैं, हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। मेरा दोस्त तो नीचे की तरफ भागे जा रहा था, मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा और वो बूढ़ा आदमी 2-3 बार हमारे पीछे भागा। उसके कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर वहां से वो गायब हो गया। अंकुश भी पीछे देख रहा जब सीढ़ियों से उतर रहा, और अंकुश ने इशारा करके कहा, छत पर, वो छत पर है। जब मेरी नजर छत पर पड़ी, वो छत पर उल्टा लटका हुआ था, जैसे कोई मकड़ी हो। सर उल्टा था उसका और वो छत पर इसी तरह हाथ और पैरों को चिपकाकर चल रहा था। मैं चीख पड़ा। हम दोनों चीख कर नीचे बेडरूम की तरफ भागे थे। हमारी चीखने की आवाजें सुनकर लड़कियां भी डरी हुई, जबकि बलदेव भी बेड से थोड़ा उठ चुका था। हमने जैसे ही कमरे में पैर रखा, दरवाजों को बंद कर दिया। वो हमसे सवाल पूछ रहे थे, आखिर क्या हुआ? अंकुश का एक ही जवाब था, पिशाच, वो बुरा पिशाच है, ऊपर पिशाच, एक ताबूत पे पिशाच था। हम सब डरे हुए थे। फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, ठक 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 ठक। वो दरवाजा लकड़ी का था और बहुत ज्यादा मोटा था। जोर जोर से वो दरवाजा हिलाया जा रहा था। पहले तो हल्की सी आवाज आ रही थी, फिर चीखने की वो भारी आवाज। उसकी आवाज जैसे धीरे धीरे भारी होती जा रही हो। फिर पूरी तरह से शांति। मीरा बोली, क्या है वो, चला गया क्या? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर सरकने की आवाज आने लगी, जैसे वो दीवार पर चल रहा हो या सरक रहा हो। उसके बाद ऊपर से आवाज आई और हमारा ध्यान उस कमरे के ऊपर पड़ा। हर कमरे में बड़े बड़े रोशनदान थे। नीचे से तो कोई चलकर जाता दरवाजे के जरिए ही दूसरे कमरे में जा सकता था, लेकिन ऊपर बड़े बड़े रोशनदान खिड़कियों की तरह बनाए गए थे। सरकने की आवाज उस रोशनदान तक आई थी। फिर पूरी तरह से सन्नाटा। 10 सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई और हम सबकी आंखें उस रोशनदान पर टिकी हुई थी, जो हल्का हल्का हिलने लगा था लेकिन आवाज नहीं कर रहा। और फिर एक झटके से उस रोशनदान को अंदर की तरफ धकेला गया और एक बड़ा चेहरा अंदर की तरफ आता नजर आया। बड़ा भयानक चेहरा था। ये चेहरा उस बूढ़े का नहीं था। जैसे वो बूढ़ा थोड़ा बदल चुका था, पूरी तरह से काला हो चुका था। उसकी जो झुर्रियां थी वो भी साफ नजर आ रही, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो लाल और चमकदार थी, जिससे कमरे में लाल लाल रोशनी होने लगी थी। यकीन कीजिए, शरीर ठंडा होने लगा। पता नहीं कैसे, जैसे कमरे में डर का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो उस छोटे से रोशनदान से ही अंदर आ गया। छत पर चिपका हुआ था और हम सब चीखने लगे थे। हम भागना चाहते थे, लेकिन हमें पता था हमारा दोस्त बलदेव भाग नहीं सकता था, इसीलिए उसके इर्द गिर्द हमारे पास कोई हथियार तक नहीं था और वो छत पर ऐसे चिपका हुआ। वो एक इंसान लग रहा, लेकिन इसी के साथ एक जानवर भी लग रहा। हमने कभी किसी पिशाच को नहीं देखा था, लेकिन ये तो साफ था ये कोई इंसान नहीं है। जैसी बातें गांव वाले बता रहे थे, ये पिशाचवाड़ा है, जहां पिशाच रहता है, तो ये वही पिशाच होगा। वो रेंगता हुआ बिल्कुल हमारे सर के ऊपर था और छिपने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं थी। लड़कियां तो हमारे पीछे छिप चुकी थी। बलदेव थोड़ा आगे ही था और हमें पता ही नहीं लगा उसने कब झपट्टा मारा और ऊपर से बलदेव को खींचा और छत पर लटका दिया। हम नीचे से हाथ में जो भी आ रहा उसकी तरफ फेंक रहे थे, लेकिन ये सब 2-3 सेकंड में ही हुआ। वो छत पर था और वो खींचकर बलदेव को रोशनदान की तरफ ले गया और रोशनदान से वो तो लचीला था, बड़ी आसानी से निकल गया।
लेकिन बलदेव की गर्दन की हड्डी भी टूटी और उसकी टांग भी पीछे की तरफ मुड़ गई थी। उसने ऐसे छोटे से रोशनदान से बलदेव को खींचकर निकाला कि बलदेव का हाथ तो अलग हो गया और नीचे हमारे सामने पड़ा था। बलदेव की चीख वहीं तक निकली थी। उसके बाद बलदेव की कोई आवाज नहीं आई थी। जैसी हालत से बलदेव निकला था उसके शरीर की हड्डियां भी चकनाचूर हो गई होंगी। रीढ़ की हड्डी तो पीछे की तरफ मुड़ ही चुकी थी और वो खींचकर रोशनदान से बलदेव को ले जा चुका था। फिर कोई सरकने की आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, सब स्तब्ध थे। वो सन्नाटा हमें खाने लगा था। हमारी टांगें कांपने लगी थी। हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा और हम जानते थे अब शायद बलदेव को हम बचा नहीं सकते, लेकिन हमें खुद बचना होगा। इसीलिए हम भागे। हमने दरवाजा खोला और हम इस हवेली के वो बड़े दरवाजे की तरफ भागे जा रहे थे। हम चारों के चारों उस दरवाजे से बड़ी जल्दी बाहर निकले, जिसके बाद हम गाड़ी में बैठ चुके थे। अब गाड़ी हमारे बचने का जरिया था। मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने जितनी भी कोशिश की, गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सभी चीखने लगे थे, गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। फिर किसी ने छत पर छलांग लगाई। गाड़ी की छत नीचे की तरफ थोड़ी धंस चुकी थी। फिर खरोंचने की वो आवाज, और जब कांच टूटा, ये पीछे वाली खिड़की का कांच था। मैं और अंकुश आगे बैठे थे, लड़कियां पीछे बैठी थी। अचानक ही त्रिशा के चीखने की आवाज, वो रो रही थी, करा रही थी बहुत जोर से। वो रोई और जब हमने पीछे देखा, वहां पर मीरा का सर पड़ा था। खिड़की फटी हुई थी, जैसे खिड़की को खींचकर फाड़ दिया गया हो। वो सर कटा हुआ, धड़ वो पिशाच ले जा चुका था। और बारिश इतनी ज्यादा तेज थी, हमें तो पता तक नहीं कि वो किस तरफ गया है। 1-2 सेकंड में ये सब हो गया और मीरा का कटा हुआ सर देखकर हमारे हाथ पांव फूल चुके थे। हमने गाड़ी की खिड़कियां खोली और हम जंगल की तरफ भागने लगे। वो हमारा शिकार कर रहा था और इस हवेली के जितना नजदीक हम रहेंगे, उतना ज्यादा खतरे में रहेंगे, ये हम जानते थे। इसीलिए हमने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। हमारे बचने का इकलौता जरिया था वो गांव। हम भागे जा रहे। त्रिशा थकने लगी थी, लेकिन थकने से कोई खास फायदा नहीं था। जान बचाने का एक ही रास्ता था, गांव तक पहुंचना और किसी ऐसी जगह पर छिपना जहां पर वो पिशाच अंदर ना आ सके। हवेली में हर कमरे में रोशनदान बने हुए थे। गाड़ी काफी कमजोर थी, क्योंकि उसके पंजे बड़े ताकतवर। वो गाड़ी की खिड़की को फाड़ सकता था, लेकिन अगर हम किसी सुरक्षित जगह पर ये रात गुजारते, शायद हम बच सकते हैं। यही सोचकर हम भागे जा रहे थे। एक पेड़ के नीचे हम छिप चुके थे, क्योंकि आसपास से जब कराहने की आवाजें आने लगी, ये उस पिशाच के कराहने की आवाजें थी। जब कोई इंसान चोट लगने पर बहुत ज्यादा कराहता है, ये वैसी आवाज थी। लेकिन वो चोटिल नहीं था, वो शिकार नहीं था, वो तो शिकारी था। इसीलिए हम घबराकर उस पेड़ के नीचे बैठ चुके थे। हमें लगा हम छिपे हैं, उसे पता नहीं लगेगा, लेकिन पता नहीं कैसे उसने ये पहचान लिया। वहां जब सरकने की आवाज आई थी ना, अंकुश के चीखने की आवाज भी उसी के साथ आई। वो आवाज बहुत करीब से शुरू हुई थी और एक ही सेकंड में करीब से आई वो अंकुश की चीखने की आवाज बहुत दूर से आने लगी। वो खींच कर ले जा चुका था। मैं और त्रिशा वहां, जबकि अंकुश हमारे बीच मौजूद नहीं। एक झटके में वो पिशाच उसे खींचकर दूर ले गया। चीखने की आवाज जब रुकी तो कराहने की आवाज आई, और एक आवाज बहुत जोरदार थी। फिर सन्नाटा। बारिश की बूंदें टप टप हमारे शरीर पर पड़ रही थी। बीच बीच में बिजली के कड़कने की आवाज, बारिश का वो शोर हर एक आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा। हमें अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। इतने शोर के बावजूद भी मैंने त्रिशा की तरफ देखा। त्रिशा का चेहरा उतरा हुआ था। हम दोनों को मौत नजर आ रही थी। हमारा शिकार किया जा रहा था। और जब
कोई जानवर शिकार करता है उससे बचने का कोई ना कोई रास्ता होता है, लेकिन जब कोई पिशाच आपका शिकार करने लगे, हमें तो बचने का कोई रास्ता भी नहीं पता था। हम गांव की तरफ भागने लगे थे। हमारे पैर लड़खड़ा रहे थे। खौफ में आपकी टांगें काम नहीं करती, हमने महसूस किया था, क्योंकि हमें मौत का खौफ था। ऊपर से इतनी तेज बारिश और आसपास ही बार बार बिजली गिरे जा रही थी। कई बार तो उस पिशाचवाड़े के ऊपर बिजली गिर चुकी थी। हमें वो गांव नजर आने लगा था, लेकिन उस गांव तक पहुंचने में समय ही बहुत ज्यादा लग रहा, और आसपास से आ रही वो आवाजें किसी के भागने की। ये वो शिकारी पिशाच था जो हमारा शिकार करना चाहता था, और बचने का कोई तरीका समझ में ही नहीं आ रहा। बस भागना ही आखिरी रास्ता बचा था। हम गांव के बिल्कुल करीब थे। हमने आवाज लगाना शुरू कर दी थी, लेकिन बारिश की बूंदें हमारी आवाजों को दबा रही थी। तभी एक जगह पे गिर गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। त्रिशा पता नहीं कहां चली गई। शायद उस पिशाच ने त्रिशा का शिकार कर लिया होगा। भागते वक्त मैंने महसूस किया ही नहीं कि अब वो मेरे साथ नहीं है। मैं नीचे गिरा हुआ था। कीचड़ मेरे पूरे शरीर पर था। अब टांगे काम ही नहीं कर रही। वहां से 100 मीटर दूर होगा वो गांव। अब ऐसा क्यों लग रहा था कि वो पिशाच मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं उस गांव तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मुझे मेरी मौत नजर आने लगी थी। फिर भी घिसटने की मैं कोशिश कर रहा, और सामने पेड़ के पीछे से वो पिशाच निकल कर आया। अब मैं उसका आखिरी शिकार था, इसीलिए धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा था। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो सामने आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर बहुत ज्यादा लचीला था। कभी तो वो खिंचकर 7 फुट के बराबर हो जाता, तो कभी थोड़ा बौना सा रह जाता, जैसे 4 फुट का कोई छोटा सा जीव हो। पारदर्शी सा शरीर था उसका, जैसे थोड़ा पानी का बना हो कि आर पार कुछ नजर आ रहा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, और मेरा शरीर सहम सा गया। मैं उसकी जकड़न में था। वो आंखों से मेरे शरीर पर काबू कर सकता था। पता नहीं क्यों मैं तो खड़ा नहीं हुआ था। मैं तो नीचे ही गिरा, लेकिन मेरी टांगे अपने आप चली। मैं खड़ा हो गया। ये उसकी लाल आंखों का कमाल था। उसने मेरे शरीर पर काबू पा लिया था, और अपने आप मैंने अपनी बाजुओं को खोल दिया। ऐसा लगा जैसे वो मेरे शरीर को फाड़ डालेगा। मैं रो रहा था। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन माफी मांगता भी किस चीज की? वो हमें क्यों मार रहा है मुझे नहीं पता था। हमें उस हवेली में, या कहो पिशाचवाड़े में जाना ही नहीं चाहिए था। मैं ऐसे ही उसके सामने खड़ा, वो मेरे करीब आया। उसने मुझे सूंघना शुरू कर दिया। फिर बहुत करीब से मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने अपने हाथ से मेरी छाती पर धक्का दिया। मुझे लगा वो अपना हाथ मेरी छाती के आर पार कर देगा, मुझे इसी तरह से मारेगा, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया। मैं पीछे गिर गया। अब मेरा शरीर हिल पा रहा था, और वो इतनी तेजी से भागा, यकीन कीजिए इतना तेज कोई जानवर मैंने नहीं देखा। उसकी रफ्तार चीते से भी बहुत ज्यादा तेज थी। और फिर मैं उठा, गांव की तरफ भागने लगा, लड़खड़ाता हुआ। मुझे बार बार यही दिख रहा था कि वो कब आएगा, मुझे मार देगा। मुझे भ्रम होने लगा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था, क्योंकि मैं मौत के बेहद करीब था। उसने धक्का देकर मुझे क्यों छोड़ा? शायद इसलिए क्योंकि वो बाद में मेरा शिकार करना चाहता होगा, या भागने का मुझे मौका दिया। उसे इसमें शायद मजा आ रहा होगा। मैं भागता हुआ गांव तक पहुंचा। 1-2 दरवाजों को खटखटाया मैंने। किसी ने घर का दरवाजा खोला ही नहीं। कोई बाहर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन गांव वाले घरों के अंदर से आवाजें लगाकर मुझे भगाने की कोशिश कर रहे थे। वहां मुझे जानवरों का एक बाड़ा सा मिला, और मैं उस बाड़े के अंदर छिप गया। वहां कई गायें और भैंसें थी, छत थी, तो मैं सिकुड़कर एक तरफ बैठा रहा। मुझे पता था
वो सूंघकर ये पता लगा सकता है कि मैं कहां पर हूं, और मैं कहीं पर भी छिप नहीं सकता था। एक एक पल कई कई घंटों के बराबर लग रहे थे। मुझे कभी लगता ये हो रही आवाज उसके चलने की है, कभी आसपास से भैंस हिलती तो मैं भौचक्का सा हो जाता कि आ गया वो मुझे मारने के लिए। एक एक पल बीतता गया घंटों के समान, और वो रात बहुत ज्यादा लंबी थी। बहुत दिखती गई, लेकिन वो पिशाच नहीं आया। जब सुबह हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश कम हो चुकी थी, लेकिन बूंदाबांदी अब भी जारी थी। मैं उस बाड़े से निकला। गांव वाले भी घरों से बाहर निकल चुके थे, और मेरी ये हालत देखकर वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, जिसके बाद मैंने उन्हें पूरे जवाब दिए। रात भर क्या हुआ मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। वो पूछ रहे थे कि मैं जिंदा कैसे हूं, और ये सवाल तो मेरे मन में भी था। वो मुझे मार सकता था, मैं उसके काबू में था, बिल्कुल उसके सामने, और उसकी ताकत असीम थी। वो काट कर मेरे 2 हिस्से कर सकता था, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर क्यों छोड़ दिया? ये सवाल मैं अपने मन में उठा तो पा रहा, लेकिन जवाब मेरे पास भी नहीं और उन लोगों के पास भी नहीं। उन्होंने बस यही कहा कि मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊं, और मैंने ऐसा ही किया। वहां से मैं दूर निकल गया। मुझे मेरी गाड़ी की कोई परवाह नहीं थी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट जरूर की, लेकिन वहां उसके बाद कुछ ज्यादा होने वाला नहीं था, क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका बहुत ज्यादा वीरान था। पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा दूर, और वैसे भी मैं वहां पर रुकना नहीं चाहता था। मैं वापिस आ गया। ये सबसे भयानक रात थी, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैं अब घर से बाहर निकलने में भी डरता हूं, अंधेरे में जाने से भी डरता हूं। अगर मेरे कमरे में अंधेरा हो जाए तो मुझे दौरा पड़ने लगता है, मेरे मुंह से झाग निकलती है। डॉक्टर मेरा इलाज करने की जितनी भी कोशिश करे, लेकिन अंधेरे से डर मेरा पूरी जिंदगी कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं बस इसी चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं। हो सकता है वो मेरा पीछा करता हुआ कभी यहां तक आए। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वो इतना ताकतवर था, मैं जानता हूं कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वो जिसका शिकार करना चाहता है वो उसका शिकार करेगा, और उसने मुझे उस दिन छोड़ दिया था। हो सकता है उसका मन बदल जाए और वो मेरा शिकार करने के लिए मेरे पास आए, और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उससे बचने के लिए क्या कर सकता हूं? मैं बस यही जानना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। आपके विचारों को मैं बहुत मानता हूं। आपके विचारों को अपनी कहानी में लाने की कोशिश भी मैं करूंगा, ताकि मैं अपनी कहानियों को और भी बेहतर कर पाऊं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर ये कहानी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो इस कहानी को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी डरावनी और खौफनाक कहानियां सुनना पसंद करते हैं, वो आपके साथ मिलकर इस कहानी से डरे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।